ये प्रॉब्लम मैंने नोट कर ली बेटा सब बच्चों की। अब इनको एक एक करके लेंगे। पहले इलस्ट्रेशन लेते हैं, शुरुआत करते हैं 8 से। 8 से तो इलेक्शन 8 में आपने पूछा नोट्स टू अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से मिलेगा सब जो चीजें मिलेगी हमको। हमने 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2019 को ये वाले लोन लिए। क्या क्या लिया? 10,000 डिवेंचर इशू किए, रिडीमेबल थे 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में, और पहली इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 31 मार्च 2020 को। बेटा 10 लाख का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, तो 10 लाख का अगर लोन लिया है और 4 इंस्टॉलमेंट पे होनी है, यानी कि 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख, ये तो होना है 31 मार्च 2020, ठीक है। और ये होना है 31 मार्च 2021, 22 और 23। तो इन तीनों का क्या केस है? ये तीनों हो गए नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि इनका पेमेंट पीरियड 1 साल से बाद का है और ये विद इन ईयर पेमेंट होना है, तो ये हो जाएगी करंट लायबिलिटी। बेटा पहली बात तो ये समझ लो। अभी मैं सॉल्यूशन समझा ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और एक एक बात समझाता जाता हूं लॉजिक के साथ। 11% बैंक लोन है, 5 साल के बाद पेमेंट होना है, तो ये जो 8% है ये तो पूरा का पूरा ही 8 लाख जो है ये तो पूरा का पूरा ही नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, क्योंकि 5 साल के बाद पेमेंट होना है। इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो हमने अब तक दिया नहीं है, इन दोनों पे इंटरेस्ट निकाल लो। सब पे परसेंटेज लिखी है, इंटरेस्ट निकाल लो कितना कितना आ रहा है। एक ही साल का निकलेगा, अभी जो पेमेंट अपने फ्यूचर में देनी है उनका थोड़ा निकलेगा। चलो अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी तो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया बेटा, अब आप बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है। हैंड रेस करके प्रॉब्लम पूछ सकते हो बेटा, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क प्रॉब्लम। नहीं है प्रॉब्लम। चलो ये हो गया आपका इलेक्शन 8 का नोट्स टू अकाउंट्स। अब इसके बाद नंबर आता है इलेक्शन 9 का। इसमें बात वही थी साइकिल वाली, ट्रेड साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, मैं केस 1 बताता हूं। यहाँ उस जो क्वेश्चन मैंने कल कराया था उसमें क्रेडिटर्स थे, इसमें डेटर्स हैं, बस फर्क इतना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स, ठीक है ना, इन दो में जो ज्यादा होगा उसे कंसीडर करना है, ठीक है ना। अब पहला पार्ट बताओ, पहले पार्ट में इन दोनों में ज्यादा क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल कितना है 10 और ये है 12, तो ज्यादा क्या हुआ 12, ठीक। लेकिन हमें पैसे कितने दिन में मिल रहे हैं 9 मंथ में, तो ये हो गई हमारी करंट एसेट। सेकंड केस, अब पहले ये बताओ ऑपरेटिंग साइकिल और 12 में ज्यादा क्या है। सेकंड केस में ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो वहां पर भी 12 ही ज्यादा है, लेकिन पेमेंट 12 महीने में हो रही है, तब भी मैं बोलूंगा कि ये करंट एसेट है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में ऑपरेटिंग साइकिल 10 है और
12 महीने ज्यादा है तो 12 का कंपेरिजन मैं करूंगा 15 से, क्योंकि पेमेंट हमें मिल रही है 15 में। तो ये जो एसेट होगी ये नॉन करंट एसेट होगी बेटा, ये फिर करंट एसेट नहीं बन सकती, क्योंकि इसका पेमेंट जो हमें मिलेगा वो ऑपरेटिंग साइकिल को भी क्रॉस कर गया और 12 महीने को भी क्रॉस कर गया। जो चीज दोनों को क्रॉस कर जाए वो नॉन करंट एसेट है, जो चीज दोनों में से किसी एक को क्रॉस ना कर पाए वो करंट एसेट है। अब की बार क्या है कि ऑपरेटिंग साइकिल तो है 18 महीने का, लेकिन साल होता है 12 में। ज्यादा क्या हुआ 18, मैं फोर्थ केस की बात कर रहा हूं। ज्यादा क्या है 18 और पेमेंट कब मिल रही है 14 में, तो ये करंट एसेट हुई बेटा। पांचवा केस 14 और 12 में 14 ज्यादा है लेकिन पेमेंट कब हो रही है 15 में, तो ये नॉन करंट एसेट हुई। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेस करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं बेटा, जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेस करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, 9 भी हो गया बेटा। 9 के बाद अच्छा, जिसको क्वेश्चन 9 में प्रॉब्लम है मुझे लगता है कि वो सेम है, अगर कुछ डिफरेंट है तो हैंड रेस करो बेटा। क्वेश्चन 9 अगर इससे डिफरेंट है और आपको समझ में नहीं आया तो हैंड रेस करो। एक मिनट, हाथ उठाया आपने? नहीं उठाया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये मैं सब मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। अब इसके बाद नंबर आता है इलस्ट्रेशन 30। इलस्ट्रेशन 30 खोल लेते हैं बेटा, देखते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। 30 में आपने पूछा है 5th पार्ट, कैश एट बैंक। फिर तो करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश एट बैंक। ये क्यों पूछा आपने? तो बच्चा मेंशन करेगा ना। एक पूछा है ओल्ड बुक में इलेक्शन 30 का कौन सा पार्ट कह रही है सिमर? सिमर कौन सा पार्ट कह रही है? व्हाट्सएप रिप्लाई करो। 7th पार्ट, 7th कहां गया? ये रहा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स रिपेबल आफ्टर 4 इयर्स। ये तो लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये तो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी एसेट में आएगी बेटा। नॉन करंट एसेट के अंदर जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आएंगी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। पूर्वी, पूर्वी हैंड रेस करो, बोलो। सर आपने क्वेश्चंस की, सर इलस्ट्रेशंस की तो आपने ले ली थी, क्वेश्चंस की ले रहे थे आप प्रॉब्लम।
अब बच्चों ने तो भर भर के क्वेश्चन की बता दी मेरी प्रॉब्लम, ये सब तो इलेक्शन भेज दी बच्चों ने, या क्वेश्चन है ये सब? क्वेश्चन की है 49 तो क्वेश्चन है सर। बच्चों ने तो में से, एक मिनट, अच्छा 48 का सी तो क्वेश्चन ही है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। यस सर, ये सारे क्वेश्चन है। अच्छा 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 अच्छा, सर क्वेश्चन 30 में 5th पार्ट। हाँ 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 ये क्वेश्चन है, मैं गलती हो गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शेयर फोरफीचर अकाउंट पूछ रहे हो, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर आता है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब मेन हेड तो इसका शेयर कैपिटल बैठेगा, सब हेड बैठेगा सब्सक्राइब कैपिटल, और इसमें लिख देंगे एडिड या एडिड टू सब्सक्राइब कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट्स। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख सकते हो आप खाली। थर्टी फोर का बी, 34 के बी का सेकंड एंड थर्ड, सेकंड देखो इसका क्या है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना, ये सब चीजें राइट ऑफ होती हैं, रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, इनको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं, ठीक है ना। इन्होंने जैसे दिखाया हुआ कि ये अदर करंट एसेट में आ जाएगा, नॉन करंट एसेट में। आपने कुछ चीजें जो आउट ऑफ सिलेबस है वो कट भी की होंगी, पहले मैं इसका हेड देख लूं कि कितना हमारा कोर्स में है और कितना हमारा कोर्स में नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया, तो अब आ जाएंगे हम एसेट में। हाँ, ये जो अदर नॉन करंट एसेट है ये पूरा का पूरा सब हेड हमारे कोर्स में नहीं है, अदर नॉन करंट एसेट हमारे कोर्स में नहीं है। नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट हमारे कोर्स में है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे कोर्स में है, डेफर्ड टैक्स एसेट हमारे कोर्स में नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमारे कोर्स में है, लेकिन अदर नॉन करंट एसेट हमारे कोर्स में नहीं है, ये उसका है पार्ट। तो कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाती हैं, उनको इग्नोर करना पड़ेगा ना। 34B का थर्ड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी हमारा कल डिस्कस हुआ था। जब डिबेंचर रिडीम होने होते हैं तो उसका जो प्रीमियम होता है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में लास्ट सबहेड होगा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर आएगा ये कि ये प्रीमियम भी हमको पे करना है, जिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन हमें करना है उनका प्रीमियम भी पे करना है। तो ये वो चीज है हमारे लिए लायबिलिटी है नॉन करंट की। क्यों नॉन करंट की क्यों है? क्योंकि जब डिबेंचर रिडीम होंगे तभी ये वाला प्रीमियम दिया जाएगा। तो ये ईयर्स की बात है, कोई आजकल में पेमेंट नहीं होगी। अब इसके बाद नंबर आता है 39(6), 39 का 6, सेम यही वाला है। 48 का सी, एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड हमारे कोर्स में नहीं है, एरियर ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड हमारे कोर्स में नहीं है, तो 48 का सी हमारे कोर्स में नहीं है। अब ये है कुछ बातें, 49 का 4, हरिओम हरिओम, पब्लिक डिपॉजिट,
पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या है कि पब्लिक हमारी कंपनी में पैसा लगाती है, हमारी कंपनी में पैसा लगाती है पब्लिक लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म डेब्ट में आएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट में जहां पे क्या क्या आता है, हमने क्या क्या पैसा लोन पे लिया हुआ है, क्या क्या पैसा हमने लॉन्ग टर्म के लिए उधार लिया हुआ है, वो सब आता है। तो पब्लिक डिपॉजिट भी उन्हीं का एक पार्ट है बेटा। तो 49 का आपने मेरे से पूछा 4, अब देखते हैं 5। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज, कि अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ गया या कुछ ऐसा ना हो जाए। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज, हाँ तो ये तो हो गया कि हाँ रूटीन में। बोलो तुम क्या कह रहे हो, बोलो सान्या। सर गलती से हो गया था। कोई बात नहीं। रूटीन में जो हम अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उसमें ऑपरेशनल एक्टिविटी में अगर कोई अचानक से खर्चा आ गया तो उसे हम कहां दिखाएंगे, मतलब उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए हमने बनाया प्रोविजन ही वाला। तो प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी आपने पढ़ा भी होगा जब आपने करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटी वाले हेड के अंदर जो प्रोविजंस आता है, प्रोविजंस ये उसके अंदर आएगा। हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड है प्रोविजंस, ये उसके अंदर जाएगा। आपने मेरे से पूछा, अब उसके बाद पूछा है 6, इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बेटा इन्वेस्टमेंट चाहे आप कहीं भी करो आएगा तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही। इन्वेस्टमेंट चाहे आप कहीं भी करो आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही। ठीक है, चलो नोट करो सारा, कोई दिक्कत है हैंड रेस करो। बोलो अर्षित। सर 39 के 6 में ये फाइनेंस कॉस्ट में क्यों आएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहां पे क्यों आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। अरे यार अगर तुम इसे प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल में देखोगे तो अलग चीज होगी, बैलेंस शीट में देखोगे उसमें कुछ लिखा हुआ क्या ऊपर, इन्होंने बैलेंस शीट है पीएल है कुछ लिखा है इन्होंने? फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगी वो बताना था। तू पागल है, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। एक चीज अगर दो जगह पे आ रही है, प्रीमियम रिडम्पशन बैलेंस शीट में भी आता है जब उसका एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि हमारे पास पहले से पता है कि ये लायबिलिटी है हमारे लिए, तो ये इसमें आता है। लेकिन अब वो साफ कहता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर आता है, तो मैं आपको बताता हूँ फाइनेंस कॉस्ट के अंदर वो चीजें आती हैं जब हम किसी से पैसा लेते हैं और उसके बदले जो हमें पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसके बदले जो हमारे ऊपर बर्डन आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिवेंचर के रिडम्पशन पे प्रीमियम हो गया, उसका कागजी कार्रवाई का खर्चा हो गया, तो ये सब चीजें फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बन जाती हैं। जब मैंने पीएल का फॉर्मेट बताया था तो मैंने अगले एक पेज और भेजा था उसके साथ डिटेलिंग का, उसमें फाइनेंस कॉस्ट की चीजें भी हैं थोड़ी सी, और मैंने उसका मीनिंग बताया भी था कि फाइनेंस कराने के लिए कितना खर्चा लगता है, यानी कि पैसा लेने के लिए, चाहे डिबेंचर के थ्रू पैसा लो, चाहे लोन के थ्रू पैसा लो, कहीं से भी आप पैसा ले रहे हैं, उसके बदले आपके ऊपर जो बर्डन पड़ेगा, एक्स्ट्रा बर्डन, वो आपका फाइनेंस कॉस्ट पे आएगा। ठीक है मान्य? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर एक बारी 48 का जो सी है, एरियाज ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, ये बता दीजिए। अभी मैंने क्लियर किया कि ये कोर्स में नहीं है हमारे। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ये तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद बारी आती है नए चैप्टर की। ये चैप्टर तो एंड हो गया। देखो इसमें हमारे 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जो हमने अभी फिनिश किया, चैप्टर 2 थ्योरी का है, चैप्टर 3 न्यूमेरिकल है, उसमें मतलब
बच्चे इसको लाइटली लेते हैं और एग्जाम में इसी का गलत करके आते हैं क्वेश्चन। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये है रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर, और 5वां चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 2 चैप्टर बड़े हैं, ये थ्योरी का है, बाद में देख लेंगे इसको। वैसे भी सबको करने के बाद जब इस चैप्टर को हम करते हैं तो ये चैप्टर अच्छा लगता है, शुरुआत में ये चैप्टर करने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, इसको बाद में करेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हम होना चाहिए। तो टॉपिक डालेंगे चैप्टर थ्रू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपको पता ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इनकम स्टेटमेंट और एक होते हैं पोजीशन स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट। अब इनका कंपैरेटिव कैसे बनता है, ये सीखने वाली बात आ गई कि इनका कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनता है, वो मैंने आपको सिखाना है। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको सिखाता हूं बेटा। सर पूरी तरह से ऑफलाइन नहीं, पूरी तरह से ऑफलाइन ही बोल रहा जैसे
हाँ नमन सर बोलो। सर क्या लगता है सर पेपर हो जाएंगे स्कूल में? भाई मुझे तो 90% तो चांस है कि होने के नहीं। सर बिना कंसेंट के हो जाएंगे क्या? हमारे एचडी पब्लिक में तो सर कंसेंट भी नहीं भेजे इन्होंने अभी तक। भाई सारे स्कूलों ने मीटिंग करी आपस में, सबने लगभग आसपास की डेट दे दी एग्जाम की, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल खराब डिसीजन है इनका, बिल्कुल खराब डिसीजन है, हो नहीं पाने के। पर आप देख रहे हैं ना केसेस कितने बढ़ रहे हैं दिल्ली के। 5 है ना, 6। चलो जी, अब आ जाओ जी आप ओपन बोर्ड। कहाँ गया ओपन बोर्ड? स्क्रीन, सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी। स्क्रीन करके शेयर। खुल गया? नहीं, अटक गया। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। एक एक बताऊंगा आपको। देखो अभी मैं सिखा रहा हूं कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में ये सिखाना है कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है। ओहो, हाँ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है। उसके बाद सिखाऊंगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको इसी चैप्टर के अंदर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अंदर भी यही दो बातें होंगी, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर आप 4 चीज सीखोगे बेटा, ठीक है। वन इज जो मैं सबसे पहले सिखाऊंगा आपको, नंबर 2 पे ये सिखाऊंगा, नंबर 3 पे ये सिखाऊंगा और नंबर 4 पे ये सिखाऊंगा बेटा। ये 4 फॉर्मेट आपको सीखने हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा हार्ड ये नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल चैप्टर है। ये एक नॉर्मल चैप्टर के अंदर आता है बेटा, ठीक है ना। इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मेट पे ले चलता हूं बेटा, सीधा सीधा फॉर्मेट पे आ जाओ बेटा। इसके बाद ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलो ठीक है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एक हम बना देंगे नोट नंबर का, ठीक है। पर्टिकुलर्स नोट नंबर amount of previous year
अमाउंट ऑफ करंट ईयर इसमें आएगा एब्सोल्यूट चेंज और इसमें आएगा परसेंटेज चेंज। ये आएगा एब्सोल्यूट चेंज और ये आएगा परसेंटेज चेंज। अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ करंट ईयर। ये कॉलम्स ड्रॉ कर लो फटाफट से। इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा बेटा, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। चैट कॉन्ट्रैक्ट किया आपने अब इसके अंदर बैलेंस शीट का एक सिंपल फॉर्मेट जो आपने सीखा है वो बनेगा एज इट इज। पहले क्योंकि लायबिलिटी आती है तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है आपको मालूम है, ऑलरेडी आपको मालूम है। पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आपके सिलेबस में थी, शेयर कैपिटल आप पूरा पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर दूसरा आपका मेन हेड था नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि जो कोर्स में नहीं है वो मैं हटा रहा हूं बेटा, जो सिलेबस में नहीं है वो आएगा भी नहीं इसके अंदर। नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर जो जो सब हेड आपके कोर्स में है वो बता रहा हूं। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तीसरा मेन हेड आपके कोर्स में है करंट लायबिलिटीज। मेरे साथ साथ आप बना सकते हो बेटा। इसके अंदर जो सब हेड हैं वो चार हैं आपके सिलेबस के। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मैं यूज कर रहा हूं शॉर्ट फॉर्म, लेकिन आपको यूज नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये अभी लायबिलिटी की मैंने बात करी है, इसके नीचे मैं एसेट की बात भी करूंगा अभी आपसे। ठीक है, चलो पहले मैं इसमें प्लस माइनस समझा दूं आपको, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एसेट साइड में क्या होता है, क्योंकि एसेट साइड में भी सेम ही है सब कुछ। नोट्स टू अकाउंट में तो जिसकी डिटेल देनी हो तो उसका नोट नंबर डाल देते हैं। इस चैप्टर में नोट्स टू अकाउंट का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ये जो अमाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर हैं और अमाउंट्स ऑफ करंट ईयर हैं, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेंगी।
क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ये गिवन रहेंगी। जो जो मैं राइट लगा रहा हूं ये अमाउंट्स हैं और ये अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन रहेंगी क्वेश्चन में। जब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी तो लायबिलिटी का टोटल करेंगे और उसको लिखा जाएगा टोटल लायबिलिटीज। ये आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज बेटा। ठीक है, मैं आपको इसमें प्लस माइनस समझा देता हूं, सेम काम एसेट में होगा। सेम काम एसेट में होगा। अब क्या चेंज होगा मैं आपको बताता हूं। मान लो ये कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ठीक है, मैं कॉलम नंबर 3 की आपसे बात कर रहा हूं बेटा। कॉलम नंबर 3 कैसे कैलकुलेट होगा? कॉलम नंबर 2 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर अगर आप माइनस कर दोगे तो मालूम हो जाएगा कि आपका जो शेयर कैपिटल है वो कितना बढ़ गया। मान लो शेयर कैपिटल था यहाँ पे 100 और यहाँ पे था 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। रिजर्वेशन सरप्लस यहाँ पर था 40 और यहाँ पर हो गया मान लो 35। अब आपको तो करंट वाले में से प्रीवियस माइनस करना है, तो यहां पर आ जाएगा -5। तो ब्रैकेट लगाकर बताएंगे बेटा -5। माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ब्रैकेट से मालूम हो जाता है कि ये माइनस के फिगर है। ठीक है, ये सब ऐसे ही कैलकुलेट किए जाएंगे बेटा। करंट में से प्रीवियस को माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगी? परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगी? जो आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाला, जो आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाला ये वाला, ठीक, इसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर अमाउंट से, यानी कि इससे, और इनटू कर देंगे 100। सिंपली बताऊं, कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर 1 से डिवाइड करेंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो ये सब की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। सबकी अलग अलग परसेंटेज निकल के आ जाएगी। जो माइनस में है तो उसे ब्रैकेट लगाओ, जो माइनस में नहीं आता उसे ओपन रखो। ठीक है ना? सेम काम आपको एसेट में भी करना है। स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, जो नोट कर रहे हैं अच्छे से नोट करो। फिर मैं आपको समझाता हूं कि एसेट साइड में कौन कौन से हेड्स और बेड हैं। वैसे समझाने की नीड तो है ही नहीं, सेम काम एसेट पे होना है। स्टिल हो जाएगा नीचे, है ना, वो भी हो जाएंगे एसेट्स वाले भी बिल्कुल, क्योंकि कॉलम तो यही के यही है। ये 2 फिगर आपको गिवन रहेंगी, ये 2 कॉलम आपको निकालने होंगे और बिल्कुल ऐसे निकलेंगे। कॉलम नंबर 2 में से 1 को माइनस करना है, 3 आ जाएगा। और कॉलम नंबर 4 कैसे आएगा बेटा? 3 डिवाइडेड बाय बेस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है ना? एक क्वेश्चन हम छोटा सा समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन हम छोटा सा समझ लेते हैं, अभी समझ लेते हैं बेटा। आप लोग बुक में इलस्ट्रेशन 1 देख लो बेटा, फटाफट देख लो इलस्ट्रेशन 1, जल्दी से देख लो बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट्सएप पे बताओ या हैंड रेज करो, जो भी करना करो। 5 मिनट लूंगा फिर क्लास बंद कर दूंगा, टेंशन ना लो।
यस बेटा, ये कंप्लीट फॉर्मेट है और उसके नीचे एक क्वेश्चन भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं सामने के सामने। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मेट है जो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन एक फॉर्मेट भी है, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा अभी के अभी। और ये एसएस साइट का देखो, सेम टू सेम वही की वही चीजें आ गई इसके अंदर। ये वही के वही हेड्स और सब हेड्स हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। अब उसके बाद मैं दिखा रहा हूं आपको क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे, 2 मिनट आपको लगने हैं, ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं आपका। आई नो आपका बहुत कीमती समय है। थोड़ी सी पिक्चर ब्लर आई है लेकिन आपको दिख रहा होगा। पर रिजर्वेशन सरप्लस, क्या लिखा है ये बता, मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा तो तुम क्या पढ़ोगे। शेयर कैपिटल, शेयर पेबल नहीं है, ये शेयर कैपिटल है बाबू, है ना। और ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इन चीजों को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डालना है बेटा। इन्होंने ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डाला हुआ है, मतलब वो तो आपको मालूम हो जाएगा कौन सी चीज किस साइड में आनी है। शेयर कैपिटल, रिजर्वेशन सरप्लस की अमाउंट लिखी बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये 13 लाख था, 13 लाख था, तो डिफरेंस तो कुछ आए तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। ये 7 लाख था और ये 13 लाख था बेटा, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 लाख आएगा। अभी परसेंटेज कैसे निकाली हमने, 6 लाख डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 7 लाख और इनटू 100, तो ये आ गया। ठीक है, ये 550 है, ये 450 है, माइनस का 1 लाख आएगा, माइनस का आ गया, परसेंटेज निकाल दी। परसेंटेज को भी माइनस में ही रखना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये टोटल में मतलब ये नहीं कि इन सब का टोटल करना है यहाँ पे आपको, ना ना, इसमें भी आपको यही काम करना है। दिस माइनस दिस ये आ जाएगा और दिस अपॉन दिस इनटू 100 ये आ जाएगा बेटा। सेम काम आपको एसेट साइड में करना है, सेम काम आपको एसेट साइड में करना है। ये काम करने बेटा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका होमवर्क देता हूं, छोटा सा होमवर्क होगा, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं अभी आज, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ है अभी। इलस्ट्रेशन 1 और 2, इलेक्शन 1 एंड 2 ये 2 करने हैं। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस और सारे इलेक्शन करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। इस चैप्टर में हम गिने चुने ही काम करेंगे बेटा, ठीक है। बोर्ड तक के लिए भी वो इनफ होगा, 10-15 क्वेश्चन करा के चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो बाय बेटा, कल मिलते हैं आपको। किसी को कोई बात करनी हो तो वो कर सकते हैं।